हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड्स के फॉर्मूले को फॉर्म करना सीखा था। तो अब आपके लिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे हैं, तो फर्स्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से अपना प्रैक्टिस करो कि इनके फॉर्मूले कैसे फॉर्म होंगे। तो अगर आपने चेक करना होगा कि आपने इनका फॉर्मूला सभी का करेक्ट फॉर्म किया है या फिर रॉन्ग, तो उसके लिए आपको इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैं सभी के फॉर्मूले बता दूंगा। तो आप चेक कर लेना कि आपने कितने फॉर्मूले करेक्ट फॉर्म किए हैं और कितने रॉन्ग। तो फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो और अपना खुद प्रैक्टिस करो फॉर्मूले का, अगर फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है। तो अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है कि जब एटम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे कुछ लॉज को फॉलो करेंगे वो, तो उन लॉज को स्टडी करेंगे हम। तो बेसिकली लर्न करो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि जब एटम कंबाइन करेंगे बेसिकली वो 5 लॉज को फॉलो करते हैं, बट उन 5 में से हमारे 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 2 लॉज हैं। तो हम फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ सभी बच्चों को आता होगा क्योंकि लोअर क्लासेस में ये काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। तो चेक करो अब फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका सिंपली मीनिंग कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो फिर मास का होगा क्या? तो नेक्स्ट लिखा, बट इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से चेक करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल लेंगे कॉमन सॉल्ट का। अब कॉमन सॉल्ट तो सभी बच्चों को पता है, जो हमारे घर पे यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaCl। इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। तो अब क्या करना है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो वाटर के लिए यूज़ करते हैं हम इस AQ वर्ड को, जिसका पूरा नेम है एक्वस। तो अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता कि एक्वस किसके लिए लिखते हैं, तो केमिस्ट्री में हम एक्वस वाटर के लिए लिखते हैं। तो जिसके साथ एक्वस लिखा हुआ है उसको वाटर में ऐड कर दिया गया है। तो अब सभी को पता है कि सॉल्ट, जो हमारे घर पे सॉल्ट है, बड़ी आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। चलो ये तो इतना तो सभी को पता है। अब थोड़ा और लर्न करो कि जो सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होगा, जब डिज़ोल्व होगा तब वो ब्रेक हो जाता है। किस में? कैटायन अलग हो जाता है वाटर में जाने के बाद, एनायन अलग। अब इसका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको ऐसे सपोज कर लो कि हमारे पास फर्स्ट बीकर था, उसमें ऐड कर दिया हमने NaCl को। NaCl डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व होने का मीनिंग याद रख लो कि उसका कैटायन एनायन अलग अलग हो जाएंगे इस वाटर में जाके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंसीडर करेंगे नेक्स्ट सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा Ag सिल्वर, NO3 इज नाइट्रेट। बेसिकली NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट। इसके नेगेटिव को Ag के पॉजिटिव ने न्यूट्रल कर दिया। इसको भी क्या करेंगे, सेपरेट बीकर में वाटर में ऐड करेंगे सॉल्ट को। अब इसका भी लर्न करो, वाटर में ऐड होने के बाद जब ये डिज़ोल्व होता है, ये भी ब्रेक हो जाता है वाटर में। किस में ब्रेक होगा? अपने कैटायन और एनायन। तो कैटायन Ag पॉजिटिव अलग हो जाएगा वाटर में और NO3 नेगेटिव, इसका एनायन अलग। तो अब क्या करना है आपको, इस बीकर को इसमें ऐड कर दो या इसका सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दो, आपकी इच्छा है, जो करना है आप कर सकते हो। अब क्या होगा, जब एक दूसरे में मिक्स करोगे वहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकली कंबाइन करेंगे ये। अब कंबाइन कैसे करेंगे, अब सभी को पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। अगर रिपेल करते हैं कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे। सिमिलरली नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, सेम चार्ज है, फिर से नेगेटिव नेगेटिव, ये भी रिपेल, ये भी कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो याद रखने के लिए पॉजिटिव अटैच होगा नेगेटिव के साथ। तो अब पता है पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, तो पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया AgCl का। तो अब चेक करो, जब इनमें मिक्स करोगे
एक बीकर में ऐड कर दोगे, चाहे इसको इसमें ऐड कर दो या फिर उसमें, तो बेसिकली एक सॉल्यूशन में ही ये फॉर्म हो जाएंगे। तो अब लर्न क्या करना है कि यहाँ पे वाटर होगा, चाहे ये इसमें ऐड कर दो या फिर ये उसमें ऐड कर दो, वाटर तो होगा। बट ये ऐसा सॉल्ट है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। अब जो वाटर में नहीं डिज़ोल्व होता उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम। प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म पीपीटी। पीपीटी का डेफिनेशन याद कर लो, इनसॉल्युबल पार्टिकल इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट का कलर भी याद कर लो, इसका कलर है वाइट। AgCl का वाइट कलर होता है और वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। अगर नहीं डिज़ोल्व होता इसका सिंपली मीनिंग अब जाकर ये वाटर में ऐसे ब्रेक नहीं होगा, अटैच फॉर्म में ही रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसको अच्छे से लर्न करो। तो अब चेक करो अदर क्या बनेगा, इस दो को तो रेक्ट करवा दिया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो ये फॉर्म हो जाएगा NaNO3। NaNO3 इज Na इज सोडियम, NO3 इज नाइट्रेट। तो अब बेसिकली सोडियम नाइट्रेट क्या है, इसके साथ आप एक्वस लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये भी वाटर में ब्रेक हो जाता है। अब बेसिकली इसके लिए ऐसे लर्न करो कि इसको सपोज करो इसमें ऐड कर दिया था, तो अब ये पूरे का पूरा मिक्सचर क्या है, किसी एक बीकर में है। उस एक बीकर में क्या होगा, वाटर तो पता है दोनों बीकर में था, चाहे इसमें ऐड कर दो चाहे उसमें, वाटर तो होगा ही। तो वाटर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो वाटर में नहीं डिज़ोल्व होता तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको ऐसे सॉलिड से शो कर दिया। इसका साइड में लिख सकते हैं हम वाइट कलर, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं सॉलिड, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होता सॉलिड, नीचे सेटल होगा तो S लिख दिया। S रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड को। अब ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, इसमें डिज़ोल्व फॉर्म में होगा कि इसका Na पॉजिटिव कहीं और घूम रहा होगा, NO3 नेगेटिव किसी और जगह पे इसमें अपना घूम रहा होगा। तो NaNO3 सेपरेट हो जाता है। अगर सेपरेट होता है तभी उसके साथ एक्वस लिखा है। अगर कोई सेपरेट ब्रेक नहीं होता तो साथ में हमको एक्वस नहीं लिखना। अब चेक कर लो, ये भी हमारा वाटर में ही है। अगर वाटर में है हमने साथ में एक्वस नहीं लिख रहे, एक्वस तभी लिखोगे जब कोई ब्रेक होता है। अब ये नहीं ब्रेक होता तो सीधा सॉलिड लिख दिया, जे ब्रेक हो जाता है तो एक्वस लिख दिया कि वाटर में सिंपली कैटाइन और एनाइन अलग अलग होंगे। तो अब क्या करना है हमको तो ये लॉ चेक करना है। फिलहाल अगर आपको ये नहीं याद रहता भी कौन सा ब्रेक होता है कौन सा नहीं ब्रेक, तो उसको छोड़ दो। हमको तो सिर्फ और सिर्फ ये लॉ चेक करना है कि कहीं कोई मास क्रिएट या फिर कोई मास डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया। तो बेसिकली उसको चेक करते हैं फर्स्टली हम। तो अब चेक करो, जो इस साइड है हमारा इसको बोलते हैं रेक्टेंट, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो अब चेक करो, इसमें सिल्वर चेक करो, सिल्वर इस साइड हमारा 1 है। अब चेक करो इस साइड कितने हैं, 1 से कम है या फिर 1 से ज़्यादा, चेक कर लो। 1 ही सिल्वर है और कोई सिल्वर नहीं। तो सिल्वर का तो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट फॉर्म चेंज हो गया। पहले सिल्वर किस फॉर्म में था, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में, अब सिल्वर क्लोराइड। तो बेसिकली फॉर्म चेक कर लिया जो लॉ बोल रहा था। अब नाइट्रेट को चेक करो, NO3 को, तो इसमें बेसिकली 1 नाइट्रेट है। इसमें चेक करो, यहाँ पे कोई नाइट्रेट नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1। तो नाइट्रेट भी ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय, फॉर्म चेंज हो गया। पहले सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में था, अब नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में है। तो अब चेक करो सोडियम को, सोडियम सिर्फ 1, इसमें भी 1। सिमिलरली आप क्लोरीन को चेक कर सकते हो, 1 है और सोडियम क्लोरीन दोनों का फॉर्म भी चेंज हो गया, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो इसको लर्न कर लो कि ये लॉ किस साइंटिस्ट ने गिवन किया था। तो दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोन लेवोशियर। तो एंटोन लेवोशियर ने इस लॉ को गिवन किया था। तो अब चेक करेंगे हम नेक्स्ट लॉ हमारा। अब सेकंड लॉ को स्टडी करते हैं। तो सेकंड लॉ का नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो
तो फर्स्ट ये लर्न कर लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट। तो J.L. प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को गिवन किया था। तो अब चेक करते हैं इसका स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट एक कंपाउंड आप किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हो, वो इस लॉ को फॉलो करेंगे। एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। तो ये लॉ बोल रहा है किसी भी कंपाउंड है एलिमेंट क्या होंगे, ऑलवेज सेम। फॉर एग्जांपल वाटर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सेम एलिमेंट वर्ड तो क्लियर हो गया कि एलिमेंट हर बार सेम हो गए। वाटर के लिए आप सल्फर या फिर नाइट्रोजन कोई और नहीं बोल सकते। सिमिलर अमोनिया के लिए कभी भी इसमें ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन कोई भी अदर एलिमेंट नहीं बोल सकते, ऑलवेज इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होंगे। और किस रेशो में होंगे उसको चेक करो, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशो। तो बोल रहे हैं ऑलवेज फिक्स्ड रेशो में होंगे या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोल दो। अब इस फिक्स्ड की जगह आप कांस्टेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो और डेफिनेट वर्ड भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। कांस्टेंट बोल दो या फिर फिक्स्ड बोल दो या फिर डेफिनेट बोल दो, बेसिकली तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। तो ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर लिख दो फिक्स्ड रेशो बाय मास। मास की एक फिक्स्ड रेशो होगी। तो चलो वाटर की फिक्स्ड रेशो चेक करते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट। अब याद करो यहाँ पे थोड़ा सा कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2। अब एक ऑक्सीजन एटम का मास 16। अब इस फिक्स्ड प्रोपोर्शन को कट करके देख लो, इस रेशो को क्या कट करेगा, अगर करेगा तो कर दो, अगर नहीं होता तो वहीं पे छोड़ दो। तो अब चेक कर लो वाटर के फॉर्मेशन के लिए इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया, हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम। तो ये क्या है, इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है इस वाटर का। अब सिमिलरली अमोनिया के लिए चेक करो। तो अब आपको हाइड्रोजन का तो बता दिया कि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, तो 3 हाइड्रोजन एटम का 3। अब नाइट्रोजन का लर्न करो, नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक नाइट्रोजन का 14। अब 14 और 3 कट नहीं करते, तो इस अमोनिया का फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट रेशो बाय मास क्या है, 14:3। जब नाइट्रोजन 14 ग्राम और हाइड्रोजन 3 ग्राम कंबाइन करेंगे तभी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी और रेशो में कंबाइन करेंगे तब कोई भी अमोनिया गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सिंपली ये बता रहा है ये। तो अब इसको इरेज कर रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल इसके और चेक कर लेते हैं। तो अब चेक करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में चेक करो, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का मास बता दिया था, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का क्या होगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32। अब एक कार्बन का लर्न करो, कार्बन का मास होता है 12। अब चेक करो ये इजीली कट हो जाएंगे 4 के टेबल पे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अब चेक करो, अब और नहीं कट कर रहा। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट इस फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होंगे। ये फिक्स्ड रेशो आ गया, कार्बन का 3, ऑक्सीजन का 8। तो अब हमारा ये लॉ भी हुआ कंप्लीट। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए फर्स्ट पॉइंट लर्न करो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो उन्हीं के नेम से थ्योरी का नेम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये लर्न करो ये थ्योरी किसके बारे में हमें बताएगा। तो थ्योरी का नाम इंडिकेट कर रहा है एटॉमिक। एटॉमिक का मीनिंग हो गया एटम। एटम्स के बारे में हमें यह थ्योरी बताएगा। और क्या बताएगा उसके लिए इसके पोस्टुलेट को चेक करते हैं हम। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, या फिर लिख सकते हो मैटर इज मेड अप ऑफ, कि मैटर किससे बना होता है, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब टाइनी का मीनिंग याद करो, टाइनी बोलते हैं हम वेरी स्मॉल को, जो वेरी स्मॉल हो। बेसिकली पहले से ही हमें पता है मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होता है, उस स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, एटम।
तो अच्छे से लर्न करो। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल, की छोटे छोटे पार्टिकल से फॉर्म होता है। उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हम एटम्स। तो बेसिकली ये तो हमें पहले से ही पता है, एटम क्या है, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं, ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक नेचर। अब सेकंड पॉइंट लर्न करो। सेकंड में लिखा इस एटम के बारे में, अब कैसे कंबाइन वगैरह करेगा। तो अब चेक करो, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल। तो सेकंड पॉइंट में लिख दिया कि जब एटम कंबाइन करेंगे या तो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे या फिर कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो अब चेक करते हैं थर्ड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट भी हमें पता है क्योंकि पहले से ही चेक कर लिया कि एटम जब कंबाइन कर देते तो कभी मॉलिक्यूल फॉर्म होता था, कभी कंपाउंड। और हमने यह भी चेक कर लिया कि कौन से मॉलिक्यूल को कंपाउंड बोलते हैं और कौन से मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं बोल सकते, ये हमने पहले से ही चेक करके रख लिया। अब थर्ड पॉइंट चेक करो। थर्ड में लिखा एटम इज इंडिविजिबल। अगर एक एटम की बात करें, सपोज करो H, एक हाइड्रोजन या फिर एक सोडियम या फिर एक कार्बन एटम, तो ये थ्योरी बोल रहा है एक एटम इज इंडिविजिबल। सिंपली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, वो इंडिविजिबल है। तो एटम इज इंडिविजिबल। आगे क्या लिखा, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यहाँ पे लिख दो कॉल्ड, इज कॉल्ड एटम। तो थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, वेरी स्मॉल है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट लिख दिया द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सिंपली जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन होगा, एटम। क्योंकि हमने जब लर्न कर लिया कि सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम है, तो सबसे स्मॉल पार्टिकल तो यही होगा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी तो क्या होंगे, इससे लार्ज ही होंगे। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल तो अब इससे लार्ज हो जाएगा। अब जब ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, अब ये तो स्मॉल पार्टिकल नहीं, सबसे स्मॉल तो एटम ही होगा। तो थर्ड में सिंपली लिखा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम ही है। अगर उस रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो मॉलिक्यूल तो लार्ज होता है। अगर कंपाउंड, सपोज करो HCl, अगर कोई कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है तो कंपाउंड भी लार्ज होगा इस एटम के कंपैरेटिव में। तो सबसे स्मॉल कौन होगा, एटम ही होगा जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इससे स्मॉल और कुछ नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ में क्या लिखा है कि एटम्स कंबाइन, एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर रेशो, इन होल नंबर रेशो एंड द एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो इसमें सिंपली लिखा कि जब भी एटम कंबाइन करेंगे एक होल नंबर रेशो में कंबाइन करेंगे। जैसे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हाफ हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन। हम क्या बोलते हैं, या तो एक हाइड्रोजन या 2 या फिर 3 ऐसे बोलते हैं। तो होल नंबर रेशो में बोलते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बोलते कि हाफ एटम या फिर 1.5 या फिर 2.5 एटम नहीं बोलते, पूरे कंप्लीट एटम बोलते हैं कि 1, 2, 3 या फिर 4। अब इसके लिए 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, एक पूरे का पूरा ऑक्सीजन। अब अमोनिया के लिए चेक कर लो, 3 हाइड्रोजन, तो पूरे का पूरा 3 नंबर है, होल नंबर है। तो होल नंबर में एटम कंबाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, द एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में चेक कर लो एटम्स क्या है, फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड चेक करो, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन फिक्स है इसके। अब वाटर के लिए 2 ही हाइड्रोजन रखोगे अपनी इच्छा से, 3, 4, 5, 6 या फिर 1 हाइड्रोजन नहीं रख सकते। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो 2 ही हाइड्रोजन होंगे, 1 ही ऑक्सीजन। तो एटम एक फिक्स्ड रेशो में होंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। तो फिफ्थ पॉइंट चेक करो, फिफ्थ में लिखा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट सिंपली हाइड्रोजन बोल दो, कार्बन बोल दो, कोई एक एलिमेंट बोलना है। जैसे यहाँ पे लिखा H हाइड्रोजन एलिमेंट, अब J भी हाइड्रोजन, J भी हाइड्रोजन, तो
तो हाइड्रोजन एलिमेंट के यहाँ पे 3 एटम रिप्रेजेंट कर दिए, तो उनके लिए क्या लिखा, एटम्स। ये एटम्स हो गए अब किसके, ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट सभी को पता है हाइड्रोजन के हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज लाइक। तो 5th पॉइंट में यह थ्योरी बोल रहा है कि एक एलिमेंट बोल दो या सेम एलिमेंट बोल दो, सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उनके लिए कुछ एग्जांपल भी दिया, प्रॉपर्टीज लाइक मास, सभी का मास इक्वल होगा, जैसे इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। और साइज, जितना साइज इस एटम का होगा उतना ही साइज इसका होगा और उतना ही इस लास्ट का। एंड केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होगा, जैसे केमिकली रिएक्ट करके कितने क्लोरीन अटैच करेगा, सिर्फ एक, क्योंकि एक से ही इसका डुप्लेट इसका ऑक्टेट हो जाएगा। ये भी एक ही करेगा, ये भी एक ही करेगा। तो सिंपली 5th पॉइंट में बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और 6th में क्या लिखा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक मास, साइज एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट एटम। तो चलो एक बोल देते हैं हम सोडियम, दूसरा बोल देते हैं मैग्नीशियम। तो सोडियम एलिमेंट का एक एटम, ये मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम। तो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे चेक करो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट। अब एक प्रॉपर्टी चेक कर लो, केमिकल कॉम्बिनेशन की चेक करते हैं। कितने क्लोरीन कंबाइन करेगा, सिर्फ एक, क्योंकि NaCl ही सुना है हमने, क्योंकि जब एक क्लोरीन अटैच करेगा दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट ये कितने अटैच करेगा, MgCl2, क्योंकि ये 2 लूज करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब चेक कर लो डिफरेंट एलिमेंट के अब एटम की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हुआ कंप्लीट। अब इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को चेक करते हैं हम। तो लिमिटेशंस को चेक करने से पहले आपको अच्छे से याद करना होगा इसके पोस्टुलेट, क्योंकि अगर किसी के बारे में पता होगा तभी आप उसमें कमियां, उसकी लिमिटेशन चेक कर सकते हो। अगर इसके बारे में ही नहीं पता आपको कि ये क्या बोल रहा है, तब आप उसकी लिमिटेशन नहीं समझ सकते। तो लिमिटेशन को समझने के लिए पहले चेक कर लो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एटम क्या है, इंडिविजिबल, उसको तोड़ नहीं सकते। और क्या बोल रहा है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम है उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम, और जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है उनकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट, ये बोल रहा है। और नेक्स्ट ऊपर कुछ बातें बोल रहा है। तो अब मेन हम 3rd, 5th और 6th पॉइंट पे इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे। तो इस 3rd, 5th और 6th को अच्छे से याद कर लो। अब चेक करते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, एटम कैन बी डिविजिबल। तो डाल्टन क्या बोल रहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। बट यहाँ पे उसका ये लिमिटेशन है, एटम को डिवाइड कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और तोड़ के क्या क्या सेपरेट कर सकते हो, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर सकते हो। तो फर्स्टली ये तो आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कहाँ पे, शेल में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब साथ में ये लर्न करो, प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल, इन पे 0 चार्ज होता है। न्यूट्रल होने के कारण तभी तो इनका नेम न्यूट्रल वर्ड से मैच करता है, न्यूट्रॉन। इसको भी साथ में लर्न करो कि न्यूक्लियस के अंदर ये 2 प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब चेक करो, इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी बार स्टडी कर लिया हमने कि कभी सोडियम एक लूज कर देता है, कभी मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होते हैं। अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो सिंपली बोल सकते हैं एटम से बाहर जा रहा है कुछ। अगर बाहर जा रहा है कुछ तो एटम क्या हो गया, डिविजिबल। सिमिलरली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कब और किस रिएक्शन में होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन में। बस इसको इतना लर्न कर लो, आगे हायर क्लास में आप थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर लोगे, 1-2 न्यूक्लियर रिएक्शन को। फिलहाल इतना याद रखो
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कब ट्रांसफर होंगे या किस रिएक्शन में ट्रांसफर होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन में होंगे। अब चेक करते हैं सेकंड लिमिटेशन। तो सेकंड लिमिटेशन है इसका, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर। तो डाल्टन क्या बोल रहे थे, डाल्टन बोल रहे थे वन एलिमेंट या फिर सेम एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, आइडेंटिकल होंगे। वो आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एक जैसे, सेम होंगे। बट यहाँ पे लिख दिया आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो होंगे तो सेम एलिमेंट के, पर उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप लर्न करो। अब जिसको नहीं पता या जो फर्स्ट टाइम आइसोटोप को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए अच्छे से सुनो कि आइसोटोप क्या होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर, चेक कर लो, सेम एटॉमिक नंबर सभी को पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। मास मैं ऊपर लिखूंगा इस साइड, इसका मास 1, इसका 2, इसका 3। तो बेसिकली लर्न करो जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, बेसिकली चेक करो एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन एलिमेंट के कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका वेट सबसे कम वेट होता है 1, और कुछ एटम ऐसे हैं जिसका मास थोड़ा ज़्यादा, मास 2 हो जाता है, और कुछ का मास 3। इनके नेम भी अलग अलग हैं, उनको हम 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे इनके नेम को। फिलहाल इतना लर्न करो, सेम एलिमेंट के एटम हर बार सेम प्रॉपर्टी नहीं शो करते, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं। तो चेक कर लो, अब मास की प्रॉपर्टी सभी की डिफरेंट है। और आइसोटोप की डेफिनेशन राइट कर लो अपनी कॉपी पे कि द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो अब चेक करते हैं थर्ड लिमिटेशन। थर्ड में क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, या बोल दो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शो सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पे लिख दिया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डाल्टन थ्योरी ने तो बोला अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। बट यहाँ पे क्या 1-2 प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास आइसोबार का। पहले आइसोटोप लर्न कर लिया हमने, अब आइसोबार चेक करते हैं। आइसोबार के लिए क्या लिखेंगे, तो आइसोबार यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, आर्गन एंड कैल्शियम, Ca इज कैल्शियम। तो इसके लिए लिख देंगे आइसोबार किसको बोलेंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20, आर्गन का 18। बट यहाँ पे क्या था, सेम एटॉमिक नंबर, तो आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। कैल्शियम का मास भी 40 होता है, आर्गन का भी 40। अब चेक कर लो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, बट प्रॉपर्टी क्या कर दी, प्रॉपर्टी सेम शो कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन हो गया। और चेक करना आप अच्छे से, डाल्टन थ्योरी में चेक करना कि डाल्टन थ्योरी ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि वाई एटम्स कंबाइन, कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं, तो उसका कोई भी रीज़न इन्होंने नहीं बताया। तो 4th लिमिटेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, डाल्टन डज नॉट टेल अबाउट वाई एटम्स कंबाइन। तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख लेना, वाई एटम्स कंबाइन। तो डाल्टन ने कहीं पे ये नहीं बताया कि वाई एटम्स कंबाइन। तो बेसिकली हमने तो लर्न कर लिया पहले से ही कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं, अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अब थोड़ा सा और लर्न करो कि ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने से क्या हो जाता है। तो बेसिकली इस वर्ड में सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने से एटम स्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंबाइन करते हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है उनको? डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा करने से मिलती है। तो एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसका? वाई एटम कंबाइन, एटम को चाहिए स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए कंबाइन करेंगे। स्टेबिलिटी कैसे मिलेंगी? बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो इस लिमिटेशन को। तो अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, कुछ सिंबल्स हैं, एलिमेंट के सिंबल हैं। ये सिंबल किसने दिए थे? डाल्टन साइंटिस्ट ने ही दिए थे। डाल्टन ने कुछ एलिमेंट के सिंबल दिए थे। जैसे हाइड्रोजन का क्या सिंबल होगा? सर्कल लगा के उसमें एक डॉट लिख दो, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन को। ऐसे ऑक्सीजन के लिए खाली सर्कल लगा दो, इसको ओ मत समझना, सर्कल अपना करेक्ट फॉर्म कर लेना। और कार्बन के लिए सर्कल लगाओ, उसको डार्क कर दो। ऑक्सीजन के लिए खाली सर्कल, कलर नहीं फिल करना, इसमें ब्लैक कलर। ऐसे ही आयरन के लिए सर्कल लगा के उसके अंदर आई लिख दो। ऐसे ही सिमिलर आप गोल्ड, सिल्वर को चेक कर सकते हो। सिल्वर में सर्कल के अंदर एस, सल्फर के लिए ये क्रॉस का सिंबल, फॉस्फोरस के लिए इस तरह का सिंबल। तो ये कुछ सिंबल थे एलिमेंट के जो किसने गिवन किए थे? डाल्टन। बट इन सिंबल को लर्न करना मुश्किल था। तो बाद में बेर्जेलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक न्यू सिस्टम और न्यू रूल दे दिए एलिमेंट के सिंबल के लिए। तो हम उन न्यू सिंबल और उस सिंबल के रूल को स्टडी करते हैं हम। तो फर्स्ट ही लर्न करो, इसको डाल्टन ने दिया था। न्यू सिंबल जो हम प्रेजेंट स्टडी करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, वो सिंबल किसने दिए? बेर्जेलियस साइंटिस्ट ने। तो अब लर्न करो कि सिंबल कैसे लिखे जाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के सिंबल कैसे लिखे जाएंगे? उसके नेम का फर्स्ट लेटर ही सिंबल लिख देंगे। अब इसके बाद आएगा हीलियम। तो अब हीलियम का H नहीं लिख सकते क्योंकि H तो हाइड्रोजन के लिए लिखा गया, तो इसके लिए अब कुछ डिफरेंट लिखना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का सिंबल अलग अलग लिखने के लिए अब क्या करेंगे? तो इसके लिए रूल है, उसके नेम में से कोई नेक्स्ट लेटर भी आएगा। अब तो नेक्स्ट लेटर इसमें आ जाता है E। तो अब इसके लिए लर्न कर लो, नेक्स्ट कोई भी लेटर आ सकता है, जो भी साइंटिस्ट ने मेंशन कर दिया हमको वही लर्न करना है। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो। अब आर्गन चेक करते हैं। अब आर्गन के लिए क्या होता है? AR। तो अब यहाँ पे लर्न करो, जब भी कोई सिंबल लिखोगे उसमें फर्स्ट तो कैपिटल लेटर, सेकंड क्या होगा? स्मॉल। तो इसको अच्छे से लर्न करो। तो अब चेक करते हैं हम सल्फर। तो सल्फर के लिए लिख देंगे S। अब चेक करते हैं सोडियम। अब सोडियम का सभी को पता है कि ना तो S है, ना फिर SO, ना फिर SD, उसका क्या है? Na। अब Na तो इससे मैच ही नहीं करता। अब इसके लिए लर्न कर लो, कुछ एलिमेंट के सिंबल कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, उनके लैटिन नेम या लतीन नेम जो भी आप बोलोगे, या फिर ग्रीक या फिर जर्मन नेम से ड्राइव किए गए हैं। तो बेसिकली इस सोडियम का लतीन नेम क्या है? इसका लतीन नेम है नेट्रियम। तो इस नेट्रियम से ही इसका सिंबल ड्राइव कर लिया, लिख दिया Na। सिमिलरली पोटाशियम के लिए चेक कर लो। पोटाशियम का सिंबल K है, तो इसमें तो कोई K नहीं, तो इसका सिंबल K क्यों लिखा? यह भी लतीन नेम से ही आया। तो लतीन नेम होता है इसका कैलियम, तो कैलियम से ही इसका सिंबल ड्राइव किया गया है। तो अब चेक करो किसी और का, गोल्ड का। अब गोल्ड का सिंबल ना तो G है ना GO, इसमें से कोई भी नहीं, उसका सिंबल है AU। इसको भी कहाँ से ड्राइव किया? इस लतीन नेम से। इसका लतीन नेम होता है ऑरम। तो ऑरम से ड्राइव हो गया हमारे गोल्ड का सिंबल। तो इसको अच्छे से लर्न करो। सिंबल कैसे लिखते हैं? नेम का फर्स्ट लेटर, अगर सेम लेटर से स्टार्ट हो तो साथ में कोई और वर्ड भी ऐड करेंगे, जो ऐड करोगे उसको स्मॉल लिखना है, सिर्फ फर्स्ट को कैपिटल, नेक्स्ट को स्मॉल। और कुछ ऐसे सोडियम जैसे जिनका सिंबल इसके नाम से नहीं मैच कर रहा,
वो कहाँ से आए हैं, लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन नेम से आए होंगे। इसके लिए आपको 2-3 बता दिए मैंने। और अब स्टडी करते हैं हम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से सिंपल सा लर्न करो, ये क्या बता रहा है, किसी एक एटम का मास। तो आपको कुछ एटम के मास लर्न करने हैं। अब तो मास से पहले तो एटॉमिक नंबर का प्रैक्टिस करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर लिथियम 3, लिथियम के साथ फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के बाद हमारा यहाँ पे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड लास्ट वन इज कैल्शियम। तो अब क्या करना है आपको, इनके एटॉमिक मास, एक एटम का मास लर्न करना है। तो 1-2 तो हमने पहले चेक कर ले। हाइड्रोजन का 1, अब हीलियम का 4, लिथियम का एटॉमिक मास, एक लिथियम का मास 7, तो बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का मास 14। तो बेसिकली यहाँ पे लर्न करो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मास क्या है, उसके एटॉमिक नंबर से डबल। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो मास 14, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो मास 16। बट यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट हैं जिसका मास अप्रोक्सीमेटली डबल है, बट कुछ का क्या है चेक कर लो, इसका डबल 6 होगा, डबल से मोर है। अब इसका भी चेक कर लो, डबल से मोर, डबल क्या होगा 8 से भी ज़्यादा है, इसका 10 होगा, 10 से ज़्यादा। बट पहले आप उनका लर्न कर लो, एटॉमिक नंबर लर्न करो, फिर मास सीख लो कि डबल ही करना है बस। अब इसका होगा 19, अब नियॉन का फिर से डबल, 10 का डबल 20। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो इसका मास है हमारे पास 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का डबल नहीं 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का इसका डबल नहीं, डबल से एक ज़्यादा है 31, सल्फर का पूरा डबल 32। अब क्लोरीन का पॉइंट में है 35.5, आर्गन का इसका है 40, डबल तो होगा 36 पर 40 है इसका स्पेशली लर्न करो। इसका डबल होगा 38 बट 38 से मोर 39, इसका पूरा डबल। तो फर्स्टली हम जिनका डबल हो रहा है उनको टिक कर लेते हैं। हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फिर कैल्शियम, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो इनका क्या है डबल। बाकी क्या है, बाकी जो पेंडिंग बचे उनका डबल से बस एक ज़्यादा है, 1-2 ही ऐसे डिफरेंट हो गए। क्लोरीन या फिर आर्गन जैसे जो डबल से एक नहीं इंक्रीज हो रहा, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बाकी आप चेक कर लेना। तो अब आप इस मास को धीरे धीरे लर्न कर लेना। अब इस मास की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो अब पहले तो इसको अच्छे से लर्न करो। एटॉमिक मास सिंपली एक एटम का मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या, एक मॉलिक्यूल का मास। फर्स्टली तो आपको ये चेक करना आना चाहिए कि एटम लिखा या मॉलिक्यूल। चेक करो, यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो मैंने ऐसे H। अब जब H लिखा तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास वर्ड नहीं बोल सकते। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बोलने के लिए फर्स्टली आपके पास मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल ऐसे होगा हमारा H2, या फिर ऐसे होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए ही मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करोगे, एटम के लिए एटॉमिक मास। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो कि मास या फिर वेट के यूनिट क्या होते हैं। बेस मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम और ग्राम। अब पता है हमें इन किलोग्राम और ग्राम में से किलोग्राम क्या है, बड़े यूनिट,
ग्राम छोटे यूनिट। अब हमें पता है एटम, एटम क्या है, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल कि एक एटम हमें विजिबल ही नहीं है। तो उस एटम के लिए क्या करेंगे, मास के या फिर वेट के काफ़ी स्मॉल यूनिट यूज़ करेंगे। अब केजी से स्मॉल ग्राम, अब ग्राम से भी काफ़ी स्मॉल है हमारा AMU। तो बेसिकली जो आपको ये मास बताए गए हैं इनके यूनिट हैं AMU। तो हाइड्रोजन का मास 1 AMU, हीलियम का 4 AMU, ऐसे ही सारे के सारे मास ना तो कोई ग्राम में है ना केजी, सिर्फ और सिर्फ AMU में है। इस AMU का डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना लर्न करो, एटॉमिक मास, एटम का मास किस में है, सिर्फ और सिर्फ AMU में। AMU क्या है, ग्राम से भी लाइट यूनिट है मास के। तो अब चलो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो चेक करो, हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 2 के पीछे फिर यूनिट जरूर लिख देना AMU। अब इसके लिए एक कार्बन का मास वहाँ से चेक कर लो, होगा डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल। तो कार्बन का मास 12। अब ऑक्सीजन का चेक करो, ऑक्सीजन का 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, एक का 16, 2 का 32। अब इस 12 और 32 को प्लस करके देखो, आपके पास आएगा 44 AMU। तो 44 AMU क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो इसको साथ साथ में नोट करते जाओ और इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब अमोनिया का चेक करते हैं, नाइट्रोजन का मास चेक कर लो वहाँ से 14। अब एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 17 AMU। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया 17 AMU। तो अब और प्रैक्टिस करते हैं इस मॉलिक्यूलर मास का। अब ग्लूकोज का करते हैं, C6H12O6। तो बेसिकली जिनको फॉर्मूला नहीं याद ग्लूकोज का, फर्स्टली फॉर्मूला करो कि C6H12O6 को बोलते हैं हम ग्लूकोज। अब वहाँ से चेक करो एक कार्बन का मास, तो एक कार्बन का मास होगा 12। अब 6 कार्बन का कैसे फाइंड करोगे, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 12 × 6, तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा आपके पास 72। तो इसमें क्या ऐड करोगे, तो इस नंबर में ऐड कर दोगे हाइड्रोजन का मास। अब एक हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन का 12, तो इसमें 12 ऐड करोगे। अब ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 का 6 × 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 96। अब इसको ऐड करके देखना, ये आपके पास आएगा 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया 180 AMU। अगर इस कैलकुलेशन में कोई गलती हुआ आप अच्छे से अपना चेक कर लेना। तो बेसिकली इसका मास आएगा 180 AMU। तो चलो अब किसी और का चेक करते हैं। तो अब चेक करते हैं हम यूरिया। यूरिया वर्ड तो हम हमारे घर में आसपास हमारी डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं। अब यूरिया का फॉर्मूला लर्न करो कि C≡O, क्योंकि पता कर लिया हमने कार्बन का वैलेंसी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 तो ऑक्सीजन के साथ हो गए, 2 ये NH2, फर्स्ट NH2 फिर सेकंड NH2। तो ये फॉर्मूला है हमारे यूरिया का। तो अब चेक करते हैं इसका मास। मास के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट चेक कर लो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, टोटल 4। तो एक हाइड्रोजन का 1, 4 का मास 4। तो अब कार्बन चेक कर लो कितने हैं इसमें, तो कार्बन 1, तो एक कार्बन का मास वहाँ से चेक कर सकते हो 12। एक ऑक्सीजन का चेक करो यहाँ से, ऑक्सीजन का 16। तो अब हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बचा पेंडिंग नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का चेक करो 14, 2 नाइट्रोजन का 28। अब इसको प्लस करके देखो क्या 60 आ रहा है, तो इसका मास होगा 60 के आसपास। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 16 और 4 ये हो गया हमारा 20, फिर 12 ऐड करेंगे तो 32 में ऐड करेंगे 28, 8 और 2 10, तो ये हमारा ये 60 आ जाएगा।
चलो आप कैलकुलेशन तो खुद ही कर सकते हो, मेरे पहले से ही याद है, जो पहले से ही याद है मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 60 है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करके देखना। तो अब चेक करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का। चलो सल्फ्यूरिक एसिड से पहले थायोयूरिया का चेक करते हैं। तो अब आपको बताया था कि केमिस्ट्री में थायो का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ रहा है, तो यूरिया में क्या करना, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख देना आपको। अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिखोगे तभी थायो वर्ड ऐड होगा, तो अभी ये यूरिया नहीं, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो थायोयूरिया। सिमिलरली अब इसका चेक करके देखना आप, इसका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 76 के आसपास, बाकी आप खुद से चेक करना कितना आ रहा है। अब कैलकुलेट करना तो आपको आ गया, आप खुद से चेक करना इसका। तो अब हम चेक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। तो अब चेक करो, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, एक सल्फर का चेक कर सकते हो, एटॉमिक नंबर का डबल है 32, तो 32। अब एक ऑक्सीजन का 16, चार ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई विद 4 64। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो, ये होना चाहिए 98 यूनिट लिख दोगे AMU, क्योंकि सारे मास हम AMU में काउंट कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं इसमें। तो अब चेक करो आप, HCl HNO3 CaCl2 NaCl। तो चलो आपके लिए है ये, आप खुद करना इनको, साथ में कुछ और लिख देता हूँ उनका भी कर लेना। ये हमारा एसिटिक एसिड, इसका नेम है एसिटिक एसिड। तो और कर लेना सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12 H22O11। सुक्रोज क्या है, हमारे घर में जो कॉमन शुगर यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, उसी का फॉर्मूला है C12 H22O11। तो अब इन मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास का खुद प्रैक्टिस करना। अब अच्छे से एटॉमिक मास को लर्न करो और इस एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।